माँ जी देखिए इन्हें, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, भूल गए क्या? अरे नालायक, निकम्मा, अगर ऐसी ड्रेस बहू के लिए लेकर आया था तो उसे कमरे में अकेले में देता ना, मेरे सामने देने जरूरी था क्या? और बहू तू इतना नाराज क्यों हो रही है? तेरा पति है, अब पति तो चाहते ही हैं कि उनकी बीवी थोड़ी बनठन के रहे, तू भी थोड़ी मॉडर्न बन जा, समय बदल रहा है। वही तो, मेरा भी दिल करता है अपनी बीवी को मॉडर्न ड्रेस में देखने का, बस इसीलिए लेकर आया हूँ। एक बार तो तुम मेरे लिए ऐसी ड्रेस पहन ही सकती हो ना। विशाल की बातें सुनकर रुचिका शर्मा जाती है और कमरे में जाकर अपने पति को ड्रेस पहनकर दिखाती है। इस ड्रेस में कितनी ठंड लग रही है, वैसे आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल परी लग रही हो। अच्छा, मुझे ऑफिस से फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा, और रात को शायद ही मैं घर आऊं, तो तुम और माँ अपना ख्याल रखना। विशाल माया का फोन देख हड़बड़ी में घर से तुरंत निकल जाता है, फिर चेहरे पर मास्क और टोपी लगाकर पीछे वाले रास्ते से माया के घर जाता है। एक बार फिर अपने पति को पीछे वाले दरवाजे से आता देख माया उससे कहती है, विशाल ये सब चल क्या रहा है? कभी तुम रात के 1 बजे आते हो, कभी पीछे वाले दरवाजे से आते हो, किसी से छुप रहे हो क्या? अब इसे कैसे बताऊं, पड़ोस में एक तरफ घरवाली और एक तरफ बाहर वाली। अरे ऐसा कुछ नहीं है माया, पीछे के रास्ते से आ रहा था तो सोचा पीछे के दरवाजे से ही आ जाऊं, कौन इतना घूम कर आएगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखकर बताओ कैसा है। विशाल के कहने पर माया अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और उसमें साड़ी देखकर उससे कहती है, ये तो मेरे लिए ही गिफ्ट लेकर आए हो या किसी और का है? मैं साड़ी नहीं पहनती, जानते हो ना? जानता हूँ, इसीलिए तो साड़ी लेकर आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कभी मैं अपनी बीवी को इंडियन ड्रेस में देखूं, बिल्कुल 16 श्रृंगार में। माया को विशाल की बातें काफी अच्छी लगती हैं और वो अपने पति के गले लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किसी बहाने से सुमित्रा माया के घर आती है। अरे बेटा कैसी हो तुम? जब से इस मोहल्ले में आई हो किसी से बात ही नहीं करती हो। वैसे तुम्हारे घर चाय पत्ती मिलेगी क्या? घर में मेहमान आए हैं और ऐन मौके पर चाय पत्ती खत्म हो गई। यहाँ तो दुकान भी बहुत दूर है और ज्यादा पड़ोसी भी नहीं है। तुम्हारा ही घर सबसे पास था तो सोचा अपनी नई पड़ोसन से इसी बहाने मिल भी लूं और चाय पत्ती भी ले लूं। हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप रुकना। माया चाय पत्ती लेने के लिए रसोई में जाती है और सुमित्रा उसके घर के हॉल में जाकर बैठ जाती है। जब माया चाय पत्ती लेकर आती है तो सुमित्रा को हॉल में बैठा देखकर हैरान हो जाती है। सुमित्रा चाय पत्ती लेते हुए उससे कहती है, बेटा बुरा मत मानना, बाहर बहुत ठंड लग रही थी इसीलिए अंदर आ गई। वैसे तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? देखने में तो शादीशुदा लगती हो, पर कोई घर पर आता नहीं और घर में कोई फोटो भी नहीं है। मेरे पति का काम ही ऐसा है, वो ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते हैं। कभी कभी मौका मिलता है तो घर आते हैं और घर में इसीलिए फोटो नहीं है क्योंकि अभी मैंने घर शिफ्ट किया है। मेरा कुछ सामान पुराने घर पर ही है, जब मेरे पति आएंगे तो पुराने घर से सामान भी ले आएंगे। ओह अच्छा तो ये बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ यहाँ के लोग सच में कितने अजीब हैं, सही कहा था विशाल ने। सुमित्रा शक भरी नजरों से माया को देखकर चाय पत्ती लेकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जैसे विशाल थका हारा घर आता है, रुचिका, माँ कहाँ हो दोनों की दोनों? बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लगा दो। अरे बेटा हमेशा तो हम घर में ही खाते हैं, आज बहू का खाना बनाने का मन नहीं है। देख रहा है कितनी ठंड हो रही है और आज तेरे पास समय भी है, शाम के 7 बज रहे हैं। हमें कहीं बाहर डिनर करवा दे। हाँ विशाल जी आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना बनाने का और भूख भी बहुत तेज लग रही है, कहीं बाहर ले चलो ना। वैसे भी हम कभी साथ बाहर नहीं जाते। रुचिका और आशा के कहने पर विशाल बाहर जाने के लिए मान जाता है। रुचिका और आशा जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठती है और कुछ ही देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। बहू कितना बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट है ना? हाँ माँ जी, और आपको पता है मैं तो पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। आपका ऑर्डर। वेटर उन्हें उनका ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार अपना डिनर खत्म करता है। जब वहां से जाने लगते हैं तो वेटर विशाल के पास आता है और विशाल उसे 500 रुपए देता है। थैंक यू सो मच सर, 500 रुपए टिप देने के लिए। अरे हाँ कोई नहीं, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर विशाल जैसे ही होटल से बाहर निकलता है उसकी नजर अपनी दूसरी बीवी पर पड़ती है जो उसी रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त निकिता के साथ आ रही होती है। अपनी बीवी को आता देखकर विशाल मुंह छुपाता हुआ अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ रुचिका तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम आ गया है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अपनी माँ और बीवी को रेस्टोरेंट से निकालकर विशाल खुद मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है। तभी निकिता की नजर विशाल पर पड़ती है। माया तू तो कह रही थी कि आज विशाल बाहर गया है, घर नहीं आएगा, पर वो देख वहाँ विशाल खड़ा है। अपने पति को देखकर माया उसके पास जाती है। तुम तो बाहर गए थे ना, फिर यहाँ मुंह छुपाकर क्यों खड़े हो? अरे मैं क्यों मुंह छुपाऊंगा, और मैं यहाँ क्यों हूँ? सही सवाल किया तुमने। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी यहाँ एक मीटिंग थी और मीटिंग अभी खत्म हुई है।
चलो साथ में डिनर करके घर चलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस एक कॉल कर लेता हूँ। इतना बोलकर विशाल दोबारा से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है। जब वो फिर से ऑर्डर करता है तो वही वेटर खाना लेकर आता है। इस बार दूसरी बीवी को देखकर खाना सर्व करते हुए वेटर विशाल के कान में कहता है, साहब 2 बीवियां। 1000 रुपए टिप दे दूंगा, अपना मुंह बंद रखना। साहब बीवी 2 और टिप 1000, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ए वेटर, खाना देकर अपने काम पर लगो ना, उनके कान में क्या बात कर रहे हो? अरे निकिता, बड़े होटल के वेटर्स का तो तुम्हें पता ही है, टिप मांग रहा है बेचारा, दे दूंगा मैं, तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर विशाल जेब से 2000 रुपए निकालकर वेटर को दे देता है, जिसे देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है। तुम पागल हो? उस वेटर को 2000 रुपए टिप देना जरूरी था क्या? अरे कोई बात नहीं माया, जाने दो। ठंड का समय है, बेचारा अपने परिवार के लिए कुछ सर्दी के कपड़े ले लेगा। हम खाना खाकर घर चलते हैं ना, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। पर आपको तो पसीना आ रहा है। हाँ, ठंड में मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा काम अच्छे से हो गया, बस इसीलिए थोड़ा नर्वस हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर विशाल माया और उसके दोस्त के साथ डिनर करके अपने घर आता है। समय ऐसे ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक ही पड़ोस में 2 बीवियों को संभाल पाना विशाल के लिए मुश्किल होने लगता है। और एक दिन वो अपने दोस्त के घर जाकर ड्रिंक करते हुए उसे सारा दुख सुनाता है। यार भाई, अब जब तूने कुआं खोदा है तो भरना भी तुझे ही पड़ेगा। 2 बीवियों का लफड़ा बहुत बड़ा होता है। यार तू जानता तो है, मुझे कोई शौक नहीं था 2 बीवियों का। मैं तो माया से प्यार करता था और उसके घर में बात भी कर ली थी। इसी बीच बिना बताए गांव में मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता रुचिका से कर दिया, यहाँ तक कि शादी की डेट भी तय कर दी। अब शादी से 1 हफ्ते पहले खुद स्वर्गवासी हो गए और मुझे इस धरती के नरक में छोड़ गए। क्या करता? माँ ने भी मरने की कसम खा ली थी। माँ की इज्जत, मरे हुए पिता की जुबान और दूसरी तरफ मेरा प्यार, करनी पड़ी शादी दोनों से। सच में भाई, तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, पर चल कोई बात नहीं, आज तो मेरे साथ यहीं रुक जा, क्या पता मेरे साथ रुकने से तेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। विशाल पड़ोस में घरवाली और बाहर वाली से इतना परेशान हो जाता है कि वो एक रात अपने दोस्त के पास रुकता है। अगले दिन वो माया के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है, जहां उसकी नजर अपनी पहली बीवी रुचिका और माँ आशा पर पड़ती है। उन्हें देखकर विशाल एक शर्ट लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? बच्चों की टी-शर्ट लेकर तुम चेंजिंग रूम में क्यों चले गए? क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो और तुम तो हमारी पड़ोसन हो ना। हाँ, वो पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, वो बच्चों की टी-शर्ट लेकर अंदर चले गए और बाहर ही नहीं आ रहे हैं। भाई साहब क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? बाहर आइए। मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है और अंदर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं 10 मिनट के बाद बाहर आऊंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे ये आपकी आवाज को क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आप 10 मिनट के बाद ही आना। आप लोग जाइए, उन्हें अच्छा नहीं लगता गैरों से बात करना। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, कुछ दिनों से कितनी अजीब हरकतें कर रहे हैं। लगता है काम का प्रेशर ज्यादा है। माया के कहने पर आशा और रुचिका वहां से चली जाती है और 20,000 की शॉपिंग करती है, जिस वजह से विशाल का बैंक बैलेंस कम हो जाता है। और जब माया की बिल पे करने की बारी आती है तो कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। सर, आपकी वाइफ ने 30,000 की शॉपिंग की है और आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं। क्या सिर्फ 10,000 है? माया तुम साइड में खड़ी हो, मैं देखता हूँ। माँ और रुचिका ने 20,000 की शॉपिंग कर ली। क्या करूं मैं इन दोनों का? एक बार में 1 लाख की शॉपिंग कर लेती हैं। विशाल साइड में खड़े होकर अपने दोस्त को फोन करता है और उससे 50,000 रुपए मांगता है। यार अपनी 2 बीवियों की शॉपिंग मेरे पैसों से तो मत करवा। खैर आज दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं दूंगा। अरे भाई जल्दी दे दो, 2 दिन में मेरी पेमेंट आ जाएगी तो तुझे रिटर्न कर दूंगा। शॉपिंग के साथ और भी कुछ बिल जमा करने हैं। एक बार फिर विशाल अपने दोस्त से मदद लेकर बात को संभाल लेता है, पर गुजरते समय के साथ विशाल के सामने परेशानियां और भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन फिर से आशा रुचिका के साथ माया के घर आती है। बहन कैसी हो तुम? तुम्हारे पति की तबीयत तो ठीक है ना? उस दिन अचानक मॉल में जो हुआ था। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है अब। वैसे बेटा तुम्हारा पति है कौन, जरा हमें भी तो दिखाओ। और तुम पड़ोसियों से भी बात नहीं करती, एक ही मोहल्ले में रह रही हो। थोड़ी दोस्ती करो, जान पहचान बढ़ाओ, तभी तो मुसीबत में हम एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे। दरअसल अभी मेरे पास मेरे पति की कोई फोटो नहीं है। कुछ दिन पहले मेरा फोन खराब हो गया था तो नया फोन लिया है, इसमें फोटोज नहीं है। पर अब तो रुचिका मेरी दोस्त है। उस दिन आप लोगों ने मॉल में मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को अपने पति से जरूर मिलवाऊंगी। अपने पड़ोसियों से बात करके माया को काफी अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसकी दोस्ती पड़ोसियों से बढ़ने लगती है।
खासतौर पर रुचिका से। वहीं रुचिका भी एक दिन घर में खीर बनाती है और माया को देने के लिए जाती है। भाई साहब से तो कभी मिलना हो नहीं पाता और मेरे पति भी ज्यादा घर पर रहते नहीं हैं। वैसे आज मैंने अपने पति की पसंद की खीर बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दो। भाई साहब को टेस्ट जरूर करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल। रुचिका खीर देकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर में विशाल घर आता है और पूरा परिवार एक साथ पेट भरकर खाना खाता है। रात होते विशाल फिर से बहाने बनाकर सबसे छुपते छुपाते माया के घर जाता है। वहां माया रात के 12 बजे तक जागकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। जैसे विशाल घर आता है वो अपने पति को देखकर उससे कहती है, आ गए तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानते हो हमारी जो पड़ोसन है ना, जो मॉल में हमारी मदद करने आई थी, आज उसने अपने घर में खीर बनाई थी। चलो साथ में खाते हैं। क्या खीर? क्यों नहीं, चलो खाते हैं। आज रुचिका ने मेरी पसंद का मनपसंद खाना बनाया था। मैंने इतना खाना खा लिया कि पेट में जगह ही नहीं है, पर इसे माया को देने की क्या जरूरत थी। अब इसके सामने अगर नहीं खाया तो ये मेरे मुंह में चम्मच ठूस देगी। हे भगवान मुझे बचा ले इस घर वाली और बाहर वाली से। एक बार फिर विशाल न चाहते हुए भी वही खाना माया के साथ दोबारा खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माया विशाल के साथ बाजार जाती है, जहां सब्जी लेते हुए उससे कह रही होती है, तुम्हें नहीं पता आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और मेरे साथ बाजार सब्जी लेने आए। हाँ क्या करूं, तुम्हारे लिए भी तो समय निकालना ही है। विशाल जब माया के साथ ठेले के पास खड़े होकर सब्जी ले रहा होता है तो एकदम उसकी नजर रुचिका पर पड़ती है। रुचिका को देखकर वो माया से दूर हो जाता है और अपनी दोनों बीवियों और माँ से बचने के लिए वो बिना देखे बाजार की दूसरी तरफ भागने लगता है और इसी हड़बड़ी में वो नाले में गिर जाता है। ये देखकर माया लोगों को इकट्ठा करती है। शोर सुनकर रुचिका और आशा भी वहां आ जाती हैं। अरे भैया कोई है, बचाओ, मेरे पति नाले में गिर गए हैं। अरे भैया ध्यान कहाँ था, दिन में पीकर चलते हो क्या? हाथ धो और बाहर निकलो, तुम तो पूरे नाले में सन गए हो। आदमी हाथ पकड़कर विशाल को नाले से बाहर निकालता है। जैसे विशाल अपने सामने अपनी माँ और दोनों बीवियों को एक साथ देखता है वो फिर से नाले की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर कुछ आदमी उसे पकड़कर रोकते हैं और कहते हैं, अरे भाई बीवी से लड़ाई हुई है क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी गाड़ी के नीचे आ जा या खाई से कूद जा। बार बार नाले में क्यों जा रहा है? पी रखी है क्या? क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान हैं क्या? भाई साहब मेरे पति नशा नहीं करते। मेरे पति से जुबान संभाल कर बात कीजिए। उन्होंने शायद नाला देखा नहीं। सरकार की भी तो गलती है, हर जगह नाले खुले छोड़ देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि आम लोगों का क्या होगा। माफ करना रुचिका बहन आंटी जी, आज मैं अपने पति से आपको मिलवा देती पर उनकी हालत अभी मिलवाने लायक नहीं है। इनका तो चेहरा भी पता नहीं चल रहा। चलिए जी घर चलते हैं, बहुत बदबू आ रही है आप में से। लगता है आज इस ठंड में मुझे ही आपको रगड़ रगड़ कर नहलाना पड़ेगा, वो भी जूने से। माया परेशान होकर अपने पति के साथ घर आती है। कुछ देर में विशाल नहाकर फ्रेश हो जाता है और सोने लगता है। अपने पति को इतना परेशान देखकर माया भी परेशान हो जाती है और रुचिका को फोन करके सारी बात बताती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक रात जब विशाल रुचिका के साथ सो रहा होता है तो रात के 11:30 बजे माया अपने पति को फोन करती है। विशाल आज तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ, आधे घंटे के अंदर। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, अगर तुम आधे घंटे में नहीं आए ना तो कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ माया तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। माया के साथ तो कोई है भी नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ और रुचिका सो रही हैं, उनके उठने से पहले आ जाऊंगा। विशाल बिना बताए रुचिका को सोता छोड़कर चुपके से घर से निकलता है और माया को फोन करता है, पर माया फोन नहीं उठाती। दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती, जिससे विशाल और परेशान हो जाता है। वो घर की खिड़की से अंदर जाने लगता है। तभी माया की पड़ोसन सुमित्रा और आशा की नजर विशाल पर पड़ती है। उसे खिड़की से माया के घर में घुसते देखकर वो बाहर निकलकर पूरे मोहल्ले में शोर मचाने लगती हैं। आशा बहन, लगता है माया के घर में चोर घुसा है। वो बेचारी तो अकेली रहती है। अरे चोर चोर, मोहल्ले वाले उठो, देखो बेचारी माया के घर में कोई चोर घुस गया है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है। उसमें रुचिका और आशा भी होती हैं, जिसके बाद वो लोग माया के घर का दरवाजा पीटने लगते हैं। लगता है मुझे किसी ने देख लिया, अब क्या करूं? विशाल तुम खिड़की से आए हो। माफ करना, हमारी एनिवर्सरी शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं ना, इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम दरवाजा पीट रहे हो। देखो मैंने हमारा घर कितना अच्छा डेकोरेट किया है। अरे माया बेटा दरवाजा खोल, तेरे घर में चोर घुसा है। पड़ोसियों को क्या हो गया है? लगता है इन्होंने तुम्हें अंदर आते देख लिया। चलो मैं अभी उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर माया जैसे ही दरवाजा खोलती है सभी पड़ोसी घर के अंदर आ जाते हैं। वहां रुचिका और आशा विशाल को माया के साथ देखकर हैरान रह जाती है और आशा अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाती है। अच्छा तो अब समझ में आया, तेरा काम रात को ही क्यों होता था? तू चोरी करता था इसीलिए इतना पैसा कमा पा रहा था। आंटी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? ये चोर नहीं है, मेरे पति हैं। मैंने दरवाजा नहीं खोला और इन्हें लगा कि मुझे कुछ हो गया, मुझे बचाने के लिए खिड़की से आया। ये कोई चोर नहीं है।
और आप लोगों को मेरा पति देखना था ना, देख लो, ये विशाल मेरा पति है। विशाल जी, ये औरत क्या कह रही है? आप इसके पति हैं? इसे बताइए, हमने दुनिया वालों के सामने शादी की थी, आप मेरे पति हैं। सही कहा था उसे मैंने, मेरे पति का कच्चा देखकर उसे तुमने अपना पति बना लिया और आज मेरे पति को ही अपना कह दिया। विशाल जी, इसकी गलतफहमी खत्म कीजिए। मैं किसी की गलतफहमी दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम दोनों का ही पति हूँ। हे भगवान, इस ठंड में एक ही पड़ोस में घर वाली और बाहर वाली दोनों को रखा हुआ है और मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चला, मानना पड़ेगा। नालायक कहीं का, एक बीवी के रहते हुए तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तूने दूसरी शादी कर ली? तूने तो पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा दी है। माँ, आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या जरूरत पड़ गई? क्या मैंने आपको माया के बारे में बताया नहीं था? मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरा रिश्ता तोड़ दो, पर आपको अपनी इज्जत और पापा की जुबान की पड़ी थी। उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी दोनों बीवियों की भी। उनकी जिंदगी सुधारने के लिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मैं माया को छोड़ नहीं सकता था और रुचिका से शादी करना बहुत जरूरी था। इतना बोलकर विशाल अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किन हालातों में उसकी शादी हुई। उसके बाद विशाल सबसे एक सवाल करता है, अब आप लोग बताओ, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने अपने प्यार को चुना, पर मेरे घर वालों ने जिससे मेरी शादी करवाई मैंने उसकी भी जिम्मेदारी उठाई। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अब भी गलत हूँ तो ठीक है, आप लोगों की जिंदगी से चला जाऊंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने जब मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो ऐसे समय में मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो सिर्फ आपकी बदनामी ही नहीं, मेरे पिताजी की भी पगड़ी उछल जाती। पर आपने हम दोनों का ख्याल रखा, इसीलिए मैं भी आपको नहीं जाने दूंगी। और अब हम दोनों दोस्त हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही दोस्त बनकर रहें। माया और रुचिका अपने पति से बहुत प्यार करती थीं। वो उसकी परेशानी को समझती हैं और एक ऐसा फैसला लेती हैं जिसे सुनकर सभी पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। उस दिन के बाद विशाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता है।